इस वीडियो सीरीज़ में हम पाकिस्तानी पंजाब बोर्ड के 9वीं जमात के रियाजी के सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, बुक का टाइटल, उसके ऑथर और पब्लिकेशंस को वाज़ेह तौर पे दिखाया गया है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो 9वीं जमात की मैथ की बुक पंजाब बोर्ड की जो है, उसका जो यूनिट 1 है, ये उसका टाइटल है, जिसे हम कालिब और काल्बों का मकता कहते हैं। इंग्लिश में इसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। यानी कि कालिब को इंग्लिश में मैट्रिसेस कहते हैं और काल्बों का मकता इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स को कहा जाता है। जैसे आप सबको पता है कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस कॉन्सेप्ट से मुतालिक जो कुछ पहली की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता हो। इसी तरह मैट्रिसेस या कालब और काल्बों का मकता, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले की जो आपकी जो एजुकेशन जो आपने हासिल की है उसको ज़रा थोड़ा सा रिव्यू कर लें। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि हेल्प करेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को समझने के लिए। तो इसमें सबसे पहला है, जैसे ये बहुत ही नोन सिंबल है, प्लस इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में आप इसे जमा कहते हैं। ये सिंबल जो है उसके लिए हम वर्ड ये इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये तफरीक का सिंबल है, जिसे इंग्लिश में हम माइनस कहते हैं। ये ज़रब का सिंबल है, या इंग्लिश में हम इसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और ये तकसीम का सिंबल है, या इंग्लिश में हम इसे डिवीज़न कहते हैं। और जो आखिरी जो चीज़ इन कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करने में इम्पॉर्टेंट है, वो ये इक्वेशन है जो कि आपने पहली जमातों में लाजिम जो है ना इसके बारे में कवर किया होगा। इस तरह की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इसे लीनियर क्यों कहते हैं, इसके बारे में ज़रा हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि कालिब या मैट्रिसेस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी ये इन बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनके बारे में हमारी क्लैरिटी बहुत वाज़िया हो। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आखिरी जो हम लीनियर इक्वेशन जिसका हमने जिक्र किया, इसकी अहम इस इक्वेशन में चीज़ें कौन सी हैं। जैसे ये एरोज़ में दिखाया जा रहा है कि जो y x1 x2 या x3 के जो सिंबल्स हैं इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि y x या कोई भी कैरेक्टर हम इस्तेमाल करें तो एक सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टर्स को ही हम वेरिएबल कहें। यानी कि हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे ए बी सी या कोई और किसी का सिंबल जो है कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिंबल, जिसको हम ये कह सकते हैं वेरिएबल है। वेरिएबल इंग्लिश का एक वर्ड है और उर्दू में इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज हो सकती है, यानी कि वो फिक्स्ड नहीं है। मतलब ये कि सपोज करें कि जैसे आप सफ़र करते हैं, तो सफ़र में आपकी जो सफ़र करने की, पैदल सफ़र कर रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो स्पीड है वो वेरी करती है। मतलब आप कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये होगा कि आप सिर्फ एक ही स्पीड पे सफ़र कर रहे हैं। जैसे 50 किलोमीटर फी घंटा है या 100 किलोमीटर
यहाँ से आप अगर जा रहे होंगे तो उसे हम कहेंगे कि आप कांस्टेंट, यानी कि फिक्स्ड स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं। जबकि वेरिएबल का मतलब होता है कि आपकी जो स्पीड या जो सफ़र करने की जो रेट है या जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। कभी आप 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पे जा रहे हैं, कभी आप 12 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की रफ्तार पे जा रहे हैं। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज हो सकती है या हो रही है। इसी तरह जो दूसरी क्वांटिटी जो कि मैथमेटिक्स की इस तरह की इक्वेशंस में इम्पोर्टेंट है, या टर्म जो इस तरह की इक्वेशंस में इम्पोर्टेंट है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि चेंज नहीं होती, वो एक फिक्स्ड नंबर पे रहती है, तो इसलिए हम उसे कांस्टेंट कहते हैं कि वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। तो इस तरह की आप जैसे आप देख सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन में y, x1, x2 और x3 वेरिएबल्स हैं, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि चेंज हो सकती हैं, और a, b, c आर कांस्टेंट। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आप ये देखिए कि y जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है तमाम उन क्वांटिटीज़ पे जो कि राइट साइड पे हैं। इसलिए हम लिख रहे हैं कि y इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। तो इसका मतलब ये है कि y की जो भी वैल्यू आएगी वो डिपेंडेंट है वैल्यूज ऑफ a, b, c and x1, x2 and x3। अच्छा, तो ये तो हम चले क्लैरिटी होगी कि वेरिएबल्स क्या होती हैं, कांस्टेंट क्या होती हैं और डिपेंडेंस क्या होती है, जो कि यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में नज़र आ रही है। लेकिन हम इस तरह की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझना ज़रूरी है। तो चलिए इसके लिए समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस तरह की लीनियर इक्वेशंस में, वो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह की इक्वेशंस में हमेशा आपको या तो आप ये दो सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मनफी का सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रब या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तकसीम का सिंबल आपको इस तरह की इक्वेशंस में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ज़रब या तकसीम का सिंबल आपको नज़र आए तो वो इक्वेशन जो है वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अगर वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी तो उसके लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि इट्स अ नॉन लीनियर इक्वेशन। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं उसमें आपको किसी भी तरह की क्वांटिटीज़ लेफ़्ट राइट पे नज़र आ सकती हैं, लेकिन उसमें जो मैथमेटिकल सिंबल्स जो इस्तेमाल आपको नज़र आएंगे वो प्लस होगा या नेगेटिव सिंबल आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। Let's move to the try to understand this equation, which is we are thinking that it's a linear equation, और हम इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो जैसे पहली क्लासेस में आपने देखा होगा कि इस तरह की इक्वेशंस को हम ग्राफ में प्लॉट भी कर सकते हैं। ये 2D ग्राफ है। 2D का मतलब है कि 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस का मतलब है कि इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक जो एरो है वो लेफ़्ट से राइट पे जा रहा है, या आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं ईस्ट या वेस्ट की डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमने क्वांटिटीज़ x1, x2 और x3 लिखी हुई हैं। तो ये एक डायमेंशन होगी, यानी कि ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। y जो है वो ऊपर नीचे एरोज हैं, जिसे आप नॉर्थ साउथ
डायरेक्शन भी कह सकते हैं, तो ये एक दूसरी डायमेंशन है। तो क्योंकि इस ग्राफ की दो डायमेंशन है तो इसलिए हम इसे 2D ग्राफ कहते हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जब आप इस तरह की ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो उसकी खासियत ये है कि आपको एक लाइन उस पे आप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि हमेशा सीधी होगी। जैसे ये देखें, ये दीज आर जस्ट एग्जांपल्स जस्ट टू शो कि इट्स अ लीनियर लाइन, यानी कि इट्स एक इस तरह की लाइन है जो कि बिल्कुल सीधी है, इसमें किसी किस्म का टेढ़ापन या खाम नहीं है। या आप इसे इस तरह रियलाइज कर सकते हैं कि ये एक सीधी सड़क है जो कि टर्न नहीं हो रही। जैसे कि हाईवेज मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसे समझ सकते हैं कि वो एक सीधी सड़क होती है, तो उसे आप लीनियर उसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आप अगर पहाड़ों में अगर आपने सफ़र किया हो तो वहाँ पे अक्सर जो रोड्स हैं वो उसे हम कहते हैं सांप की तरह बल खाती हुई रोड्स होती हैं। तो क्योंकि वो रोड सीधी नहीं होती, वो हमेशा कर्व या टर्न हो रही होती है, तो उस तरह की रोड को हम कहेंगे कि ये नॉन लीनियर रोड है, कि वो रोड बेसिकली सीधी नहीं है। तो अगेन whenever we are talking about जो हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो उस पे ग्राफ जब भी आप प्लॉट करेंगे आपको लाइनें हमेशा सीधी नजर आएंगी, एज यू कैन सी फ्रॉम ये। अगेन ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं जो आपको शो की जा रही है। अच्छा, अब हमने रिवाइज कर लिया कि ये तमाम सिंबल्स को रिवाइज कर लिया, हमने लीनियर इक्वेशंस को रिवाइज कर लिया, हमने ये रिवाइज कर लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। लेकिन एक और बहुत अहम पॉइंट है, इस पॉइंट पे आई एम प्रीटी श्योर कि आप पहली क्लासेस में इस चीज़ के बारे में आपको बताया गया होगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसका एक रिवीजन कर रहे हैं। तो यही जैसे आप इक्वेशन देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। अब आप देखें इसमें किसी भी वेरिएबल पे जो कि y x1 x2 या x3 है या कांस्टेंट पे विच इज a b and c, आपको इस पे कोई पावर नजर नहीं आ रही है। देयर इज नो पावर ऑफ एनी ऑफ दीज कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है कि बाय डिफॉल्ट हम जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं या कोई भी एक वेरिएबल या कांस्टेंट लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट मैथमेटिक्स के अंदर ये अज्यूम्ड है कि उसकी पावर 1 है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने इस इक्वेशन के अंदर हमने ए बी सी जो कांस्टेंट लिखे हैं उनकी पावर, सबकी पावर 1 है। इसी तरह हमने जो x1 x2 या x3 लिखा है उन सबकी पावर 1 है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल है कि कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट अगर उसकी पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होता है, वो हिस्सा 1 के बराबर होता है। और जब भी कोई रूल बनाया जाता है उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि वो इस तरह का रूल हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। और ये जो रूल जो कि बनाया गया है ये काफ़ी अथेंटिक और जिसे कहना चाहिए कि हमें बहुत सी चीज़ों में हमें सहूलत फराहम करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है और हमें मैथमेटिक्स को फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रूल है। तो चलिए इस स्लाइड्स के हमने बेसिकली क्या किया कि हम कालिब या मैट्रिसेस को डिस्कस करने से पहले हमने थोड़ा सा रिवीजन किया कि बेसिक्स का, बेसिक सिंबल्स का, लीनियर इक्वेशन का और थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की। अब हम यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा हम फोकस करेंगे इन्हीं सिंबल्स के ऊपर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और ये सिंबल है प्लस पे ज़रा थोड़ा सा फोकस करेंगे और दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद जो कि कॉन्सेप्ट हम लर्न करना चाह रहे हैं।
जैसे हमें पता है कि जैसे 3 का हिस्सा और उसमें हम 5 के हिस्से को या नंबर को ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 8 है। मतलब ये बिल्कुल पहली जमात से ऑनवर्ड्स की जो चीज़ें हैं उसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से इसे पता है कि नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं और दोनों नंबर्स डिफरेंट है। जैसे 3 जमा 5, तो ये 3 का नंबर 5 के नंबर से डिफरेंट है, मतलब इट्स नॉट 3 + 3। तो अब इस तरह देखें कि अगर दो नंबर्स को हम ऐड करें और दोनों सेम हैं, जैसे यहाँ पे हमें अब नज़र आ रहा है 3 जमा 3, तो दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम हैं, तो ये हम देख सकते हैं इसका आंसर 6 है। इसी तरह अगर हमने 3 को 3 दफ़ा ऐड करना है तो ये आंसर होगा, 4 दफ़ा करना है तो ये। इसी तरह ये एग्जाम्पल्स हैं कि इन तमाम एग्जाम्पल्स में हम क्या देख रहे हैं कि हम एक नंबर को ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर को हम ऐड कर रहे हैं 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा या 8 दफ़ा, ठीक है, और उसका आंसर हमारे पास सामने है। अब ये एक नंबर को हमने अगर सपोज करो 100 दफ़ा ऐड करना है तो हम इस तरह 100 दफ़ा लिखेंगे, यानी कि ये लिखने के लिए अगर हमने किसी को सपोज करें ये आइडिया कन्वे करना है या कोई भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि एक नंबर को हमने 100 दफ़ा ऐड करना है या 1000 दफ़ा ऐड करना है, तो देखिए ये कितना इनकन्वीनियंट है लिखने में भी, और मतलब जहन में आता कि कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि हम यही इसी चीज़ को किसी अच्छे तरीके से लिख भी सके ताकि हमारा आइडिया कन्वे हो सके। इसी सोच के बिना पे मल्टीप्लिकेशन या ज़रब का सिंबल उसके बारे में सोचा गया और उसको प्रपोज किया गया, और इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि देखें इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम ये कह रहे हैं कि हम एक नंबर 3 है उसे हमने 2 दफ़ा ऐड करना है, तो हम उसे लिखेंगे 3 × 2 या उर्दू में 3 × 2 या 3 × 3, 3 × 4। तो अब ये देखें कि इन तमाम एग्जाम्पल्स में ज़रब या मल्टीप्लिकेशन के सिंबल ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर दी कि नॉट ओनली इन राइटिंग बट आल्सो कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन टू अदर्स। तो इसीलिए ये कहा जाता है मैथमेटिक्स वर्ल्ड के अंदर कि जो ज़रब है या मल्टीप्लिकेशन है इज़ अ शॉर्टकट का मतलब है इट्स लाइक अ कन्वीनियंस ऑफ डूइंग एडिशंस। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड कि कोई भी एक नई चीज़ अगर आती है तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा या सहूलत होता है जिसकी वजह से ग्लोबली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। तो दिस इज़ वन जस्ट सिंपल एग्जांपल ऑफ अ प्लस सिंबल limitation and using multiplication bringing the benefits। इसी तरह अब हम ज़रब जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं सिंबल को देखते हैं, और अगर आप देखें तो ये दो नंबर्स हैं लेकिन दोनों मुख्तलिफ हैं 3 और 5। तो अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई या ज़रब देंगे तो ये उसका आंसर है 15। तो इसी तरह जैसे हमने प्लस के एग्जांपल में देखा कि अगर दोनों नंबर सेम हैं तो ये उसका आंसर है, लेकिन अगर दोनों यानी कि जो नंबर एक ही नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये उसके रिजल्ट होंगे, लेकिन लिखने में अगर आप देखें तो कैसे जो है वो एक किस्म की इनकन्वीनियंस है, और मतलब जहन में आता है कोई इससे बेहतर कोई तरीका भी होना चाहिए। तो इसी तरह इसको देखते हुए पावर का जो है वो
आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। और जिस तरह आप देखें हम 3 को लिखेंगे 3 की पावर 2 या 3 की पावर 2, ये उसका आंसर है। इसी तरह 3 की पावर 3, 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो तो जैसे देखें कि जैसे प्लस में हमें लिखने में दिक्कत की वजह से या इनकन्वीनियंस की वजह से हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचा कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में इनकन्वीनियंस की वजह से हमने इनकन्वीनियंस का मतलब है कि थोड़ी सी मुश्किल किसी चीज़ में हो तो उसे इनकन्वीनियंस कहते हैं। तो हमने पावर का सिंबल जो है वो इंट्रोड्यूस किया ताकि इसमें लिखने में आसानी हो और अगलों को या अपने कलीग्स को या वर्ल्ड वाइड अपनी जो राइटिंग है या जो लिखी हुई चीज़ है उसको आइडिया को पहुंचाने में भी आसानी हो। तो इस तरह फिर हमने बेसिकली दैट्स व्हाट वी हैव डन, मैंने कि हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वीनियंस या आसानी हासिल करने के लिए हमने नंबर की पावर, जैसे इस सिंबल में आप देख सकते हैं z का मतलब कोई भी एक नंबर है। जैसे हमारी एग्जांपल्स में यहाँ पे z 3 के बराबर है और n का मतलब है उसकी पावर कोई भी एक और नंबर है। जैसे इस स्लाइड में 3 की पावर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड सबसे ज़्यादा पावर जो है वो 8 की है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आगे जाके प्रोग्रामिंग के फील्ड में इंटरेस्ट आपका डेवलप हो, तो उनके लिए ये है कि कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे अगर किसी इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन या ज़रब का सिंबल हम मोस्ट ऑफ द जो को पॉपुलर या मशहूर लैंग्वेजेस हैं उनमें हम इस तरह नहीं लिखते। उसके लिए हम ये स्टार का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये स्टार का जो सिंबल है ये आपके कीबोर्ड में नंबर 8 के ऊपर आपको मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनली नोन जो कीबोर्ड्स हैं उसके ऊपर आपको ये नंबर नज़र आएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, अब पिछली स्लाइड्स में हमने ये देखा है, कि कोई भी एक नया कॉन्सेप्ट, जैसे हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन आने से सहूलत हुई हमें एडिशन करने में, पावर किसी भी नंबर की पावर को हमने इंट्रोड्यूस किया ये सहूलत लेने के लिए ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो या उसका कॉन्सेप्ट आगे कन्वे करने में आसानी हो। तो अब हम आ जाते हैं लीनियर इक्वेशंस पे। यहाँ पे आप देखिए कि 3 लीनियर इक्वेशंस लिखी गई हैं और वो लीनियर इसलिए हैं जो कि हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जब अगर हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो दे आर बेसिकली स्ट्रेट लाइंस। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी भी वेरिएबल की ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ पे डिवीजन आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है और यहाँ पे कहीं आपको वेरिएबल्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन आपको नज़र नहीं आ रही। तो दीज आर बेसिकली 3 लीनियर इक्वेशंस जो आपको नज़र आ रही है। जो यहाँ पे ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, ये कोई स्पेशल लेटर्स नहीं है। हिस्टोरिकली ये भी बेसिकली कांस्टेंट ही है, बस एक लिखने का तरीका है कि इन्हें डिफरेंशिएट रखा जाए, इनको मुख्तलिफ तरीके से इन कांस्टेंट्स को जाहिर किया जाए। जैसे कि एक्स की इक्वेशन में ए बी सी हैं, वाई की इक्वेशन में इसे ए प्राइम हम इसे पढ़ेंगे, बी प्राइम सी प्राइम है, और जी की इक्वेशन में ए डबल प्राइम, बी डबल प्राइम या सी डबल प्राइम है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी सी एक्स में इस्तेमाल हो रहा है, वाई में आप इसे डी ई एफ कर दें बजाय प्राइम इस्तेमाल करने के,
और जी के अंदर आप इसे जी एच क्यू कर दें, तो इट्स ऑल अप टू यू। तो इसमें देर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट यूजिंग और रिप्रेजेंटिंग अ नंबर, जैसे कि ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम है, या ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम या सी डबल प्राइम है। ठीक है, तो ये जस्ट टू ब्रिंग द क्लैरिटी, दे आर बेसिकली सिंपल लीनियर इक्वेशंस, नथिंग मोर देन दैट। तो अब देखिए ये सिर्फ 3 इक्वेशंस हैं, लेकिन यही इक्वेशंस 10 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं और 1000 भी हो सकती हैं। तो जिस तरह हमने रिव्यू किया कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन और पावर के सिंबल्स ना सिर्फ ये कि हमें चीज़ों को लिखने में आसानी पैदा की, इस तरह उन चीज़ों को मतलब उनके रूल्स होने की वजह से उसने हमें चीज़ों को सॉल्व करने में अपनी सहूलत के लिए काफ़ी चीज़ें उसने हमें हमें जो है ना वो बेनिफिट दिया। तो क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि इस तरह की सिस्टम्स की कोई इक्वेशन हो, और जो कि तादाद में ज़्यादा भी हो सकती हैं, कि उनको ना सिर्फ ये कि लिखने में हमें आसानी हो, बल्कि उनको सॉल्व करने में भी हमें आसानी हो। ये वजह है जिसकी वजह से ये मैट्रिसेस या कालिब का इंट्रोडक्शन जो है वो किसी के जहन में आया, तो उसने फर्स्ट टाइम या वन ऑफ द फर्स्ट टाइम इसको इस तरह की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस को इस तरह की फॉर्म में उन्होंने लिखा। जैसे आप देख सकते हैं एक्स वाई जी की इक्वेशंस को उन्होंने एक्स वाई जी और उन्होंने ब्रैकेट से इस्तेमाल की, इज इक्वल टू, और ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फॉर्म के जहाँ पे मैट्रिसेस को इस तरह या कालिब को इस तरह लिखा जाता था। अभी इस वक्त आप सिर्फ ये समझें कि हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, और उसको उसके लिखने का अंदाज उसको नया प्रपोज किया गया, जो कि यह नया अंदाज है। बेसिकली व्हाट यू आर लुकिंग इज व्हाट वी कॉल इट एज मैट्रिसेस या कालिब। लेकिन हम इसे आगे जाके देखेंगे कि इनकी डिटेल्स को पढ़ेंगे, देन वी विल नो मच मोर। लेकिन आजकल के अच्छा, तो ये जो फॉर्म ऑफ राइटिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या मुख्तलिफ लीनियर इक्वेशंस को इस तरह कालिब या मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखने में, ये पहली दफ़ा ये पब्लिकेशन का टाइटल है, और इसमें आर्थर कैली, वेरी वेल नोन ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जिन्होंने ये प्रपोज किया था। और अगर आप देखें ये पब्लिकेशन 1857 में हुई थी। तो कैलकुलेट कर लें कि कितने 100 साल हो चुके हैं तब से लेके अब तक। और इतने थोड़े से वक्त में आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है, यू आर बेसिकली काइंड ऑफ लर्निंग thousands of quality intellectuals, mathematicians के अंदर, साइंस के अंदर, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है और अपने बेनिफिट के लिए इसे इस्तेमाल किया है। आजकल के करंट दौर में हम कालिब या मैट्रिसेस को इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं। तो आप देखें जो हिस्टोरिकल जिस तरह मैट्रिसेस या कालिब को लिखा जाता था, आजकल के दौर में हम उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। तो आप ये देख लें कि तमाम जो 3 मुख्तलिफ तरह के मैट्रिसेस हैं, शुरू में कॉमा इस्तेमाल किया जाता था, एज यू कैन सी एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, लेकिन आजकल के दौर में हम कॉमा नहीं लिखते हैं, हम इसको एक्स वाई जी लिखेंगे। इसी तरह ए बी सी का जो मैट्रिक्स है उसके बिल्कुल नीचे देख लें, हमने ए बी सी, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम सी डबल प्राइम, और विद स्क्वायर ब्रैकेट्स
और जो शेप इज़ वेरी डिफरेंट जो कि शुरू में प्रपोज की गई थी। अच्छा, तो अब ज़रा देखते हैं, समझते हैं कि कालिब और मैट्रिसेस की बेसिक्स को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो हमें समझ आ गई कि मैट्रिसेस को किस तरह रिप्रेजेंट शुरू में किया गया, और आज के दौर में हम जैसे बताया कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है या कालिब है ए, जिसको हमने कहा है, उसका नाम दिया है ए है, और वो उसे हमने जाहिर किया है इन नंबर्स को, ये कोई भी नंबर्स हैं उसे बस हमने समझने के लिए एक मैट्रिक्स के अंदर हमने कुछ नंबर डाल दिए हैं। तो इसमें 1 2 0 3 5 4 2 1 -1 है, लेकिन हमें पता है कि ये नंबर्स किसी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दे आर पार्ट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ये बात हमें पहले से समझ आ गई है। तो इसमें इसकी बेसिक्स में ये है कि जैसे 1 2 0 हैं, ये एक लाइन में नंबर्स हैं, तो जो भी नंबर्स एक लाइन में हैं मैट्रिक्स या कालिब के अंदर, उसे हम कहते हैं कतार, या इंग्लिश में हम उसे कहेंगे रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि जितने भी नंबर कालिब या मैट्रिक्स के अंदर एक कतार में हैं उन्हें हम कहेंगे रो। तो यहाँ पे 3 कतारें हैं, R1 R2 R3, ठीक है। इसी तरह कोई एक और मैट्रिक्स देखते हैं जो कि मैट्रिक्स बी है। अगेन इसका ए से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट डिफरेंट मैट्रिक्स है, जैसे हमने बी कहा है, उसके अंदर नंबर्स भी डिफरेंट हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर पहले अब ये बताएं कि इसके अंदर कतारें कितनी हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसके अंदर 3 कतारें हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल में देखा R1 R2 और R3। तो यहाँ पे भी इस तरह 2 3 5 ये एक कतार है, 0 1 -1 ये दूसरी कतार है, 3 2 1 ये तीसरी कतार है। लेकिन एक और जो कॉन्सेप्ट है मैट्रिसेस में वो होता है कॉलम का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर जो कि एक नॉर्थ साउथ या शमाल मगरब शमाल जनूब की डायरेक्शन में जो नंबर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे कॉलम। जैसे 2 0 3 है, ये एक कॉलम बनेगा, 3 1 2 ये दूसरा कॉलम है, 5 -1 1 ये तीसरा कॉलम है। और इंग्लिश में भी कॉलम को हम कॉलम ही कहते हैं। तो चले ये मैट्रिक्स की बेसिक्स को जो हमने समझा, तो उसमें हम ये पता चला कि इसमें रोज होती हैं या कतारें होती हैं, और या इसमें कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए जो मैट्रिक्स ए है, हम उसे ये कह सकते हैं कि ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। 3 का मतलब इसके अंदर रोज कितनी है, बाय 3 का मतलब है कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो ए के मैट्रिक्स के अंदर हमने जैसे पहले देखा कि 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसे हम इन शॉर्ट या आसानी के लिए हम इसे कह सकते हैं कि ये ए मैट्रिक्स, इसका साइज है 3 by 3 का। इसी तरह बी का साइज क्या है, इसमें 3 कतारें हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि इस बी मैट्रिक्स का जो साइज है वो 3 by 3 है। और आप मुझे ये बताइए ना कि अगर ये जो मैट्रिक्स ए है या कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, अगर कोई हमें कहे कि कोई 1 by 1 का मैट्रिक्स है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे। उसके मतलब कोई भी नंबर ले लें तो उसे हम कैसे लिखेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, उसे हम ऐसे लिखेंगे कि कोई भी इसके अंदर नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि सामने एग्जाम्पल में हमारे पास ए मैट्रिक्स का जो पहली रो और पहले कॉलम का जो पहला लेटर है, नंबर है वो 1 है,
तो उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे शो किया गया है ताकि इस स्लाइड के लिहाज से ये ज़रा थोड़ा सा सही रहे, समझने में आसानी हो। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 20 साइज के मैट्रिक्स को आप रिड्यूस करें 1/2 मैट्रिक्स के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा? And you got it absolutely right, ये इस तरह नजर आएगा। तो ये बेसिक्स मैट्रिक्स की समझने के बाद अब ये जो तारुफ है ये समझने में हमें बहुत आसानी रहेगी कि ये मैट्रिसेस बेसिकली हमें सहूलत फराहम करते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशंस या सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए। और आजकल की दुनिया में इनका इस्तेमाल स्पेस साइंसेस में, कंप्यूटर ग्राफिक्स या गेमिंग इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ये सिर्फ चंद एग्जांपल्स हैं फील्ड्स के लिहाज से। बेतहाशा और फील्ड्स हैं जहाँ पे मैट्रिसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं साइंटिस्ट्स को, इंजीनियर्स को उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन मैट्रिसेस एंड फ्रॉम इससे आगे फिर हम इसको देखेंगे कि इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, एंड इंशाल्लाह सी यू सून।